हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो सी टेट एसएसटी के लिए मैंने कंप्लीट सिलेबस पढ़ा दिया था। क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 की जो एनसीईआरटी की बुक चलती हैं उनको मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। पॉलिटी मैंने पहले पढ़ाया था, प्लेलिस्ट उसकी बनी हुई है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी पहले पढ़ाया था। और अभी ये जो जुलाई वाला एग्ज़ाम होने वाला है इसके लिए मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट पढ़ाया है। दोनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप सभी वीडियो एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा सीटेट के प्रीवियस ईयर के एसएसटी के जो भी क्वेश्चन थे उनको मैंने कंप्लीट करवा दिया था बहुत पहले ही। जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको मैंने सभी को सॉल्व कराया, ऑफलाइन वाले पेपर और ऑनलाइन वाले पेपर। ऑफलाइन वाले सभी पेपर करवाए और कुछ पेपर ऑनलाइन वाले भी करवाए। तो उनमें जो भी क्वेश्चन थे एसएसटी के उनको मैंने सॉल्व करवा दिया था। इसके अलावा मैंने एसएसटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस भी करवाई। आप लोग वीडियो देख सकते हैं। और प्रैक्टिस में मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न लिए थे। अब समय है रिवीजन का, क्योंकि 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है, समय तो बहुत ही कम है। तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो संभावित प्रश्न हैं आ सकते हैं, तो उनका ये रिवीजन वीडियो है। तो उनको एक बार रिवीजन करना बहुत आवश्यक है, रिवाइज करना बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ। इसमें जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी प्रश्न जितने मैंने इसमें लिए हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, अभिकथन तथा कारण को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन है, 1960 में द्विभाषी बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए 2 अलग अलग राज्यों में बांटा गया। कारण दिया गया है, 1966 में पंजाब का भी विभाजन 2 राज्यों में हुआ, पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणा हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों के लिए। अब इसमें जो सही है वह आपको बताने हैं। तो 1960 में द्विभाषी बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया था। अब कथन सही है। और यह विभाजन संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन और महागुजरात आंदोलन की मांगों का परिणाम था, जिन्होंने क्रमशः मराठी और गुजराती भाषियों के लिए अलग राज्यों की मांग की थी। तो अभिकथन इसमें सही है। कारण लिखा है, 1966 में पंजाब का भी विभाजन 2 राज्यों में हुआ, पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणा हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों के लिए। तो ये भी सही है। कारण भी इसमें सही लिखा है। 1966 में पंजाब का विभाजन कर दिया गया था, पंजाब और हरियाणा 2 अलग अलग राज्य बन गए थे। तो इसमें अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं, लेकिन जो कारण है वह अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है और दोनों में संबंध भी नहीं है। ये बम्बई और गुजरात के लिए लिखा हुआ है, ये पंजाब और हरियाणा के लिए। तो ए और आर दोनों ही सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। पहला लिखा है भौगोलिक सामीप्य, दूसरा है धार्मिक समानता, तीसरा है समान भोजन और चौथा है भाषाई समानता। तो लद्दाख को छोटा तिब्बत क्यों कहा जाता है ये पूछा गया है। तो भौगोलिक सामीप्य की वजह से भी कहा जाता है, धार्मिक समानता की वजह से भी, समान भोजन और भाषाई समानता, ABCD चारों ही ये सही हैं लद्दाख को छोटा तिब्बत कहने के लिए। ये चारों ही कारण हैं, इसीलिए लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, ABCD। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया।
पहला है केवल मानव जाति जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। दूसरा है सभी व्यक्ति जन्म के समय समान होते हैं। तीसरा है व्यक्तिगत प्रयासों से पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। और चौथा है सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प जो लिखा है कि केवल मानव जाति जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं, ये तो गलत है। सभी व्यक्ति जन्म के समय समान होते हैं, ये भी सही नहीं है। व्यक्तिगत प्रयासों से पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है, ये सही नहीं है। लेकिन चौथा विकल्प इसमें सही है, सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है। तो यह जो विचार है 7वीं शताब्दी के बाद तेजी से इस पर सवाल उठाए गए। इस अवधि में बौद्धिक और दार्शनिक आंदोलनों की शुरुआत हुई, जिसने जन्म सिद्ध अधिकार पर, व्यक्तिगत कार्यों, योग्यता और आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया। तो इसीलिए इसमें चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? पहला विकल्प है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, दूसरा है सूर्य की ऊष्मा, तीसरा है पृथ्वी पर चट्टानें और महासागर, तो वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखता है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो यही तो वह चीज है जो वायुमंडल को हमारे ग्रह से जोड़े रखती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिकथन लिखा है और कारण लिखा हुआ है। अभिकथन है शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। कारण लिखा है उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। तो इसमें ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है। तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। शाहजहां के शासन काल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए और उनके शासनकाल में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। तो इसमें दोनों ही सही लिखे हुए हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो शाहजहां के युग को अक्सर मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, ये भी याद रखिए। उन्होंने ताजमहल, दिल्ली में लाल किला, जामा मस्जिद सहित कई प्रतिष्ठित स्मारकों का निर्माण करवाया, जिन्हें मुगल वास्तुकला की उत्कृष्ट कृतियां माना जाता है। तो ये भी याद रखिए, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। पहला विकल्प है नक्षत्र मंडल, ग्रह, सूर्य, दूसरा है उपग्रह, ग्रह, ध्रुव तारा, तीसरा है सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, और चौथा है ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, सप्तऋषि। तो हमारा जो सौर मंडल है यह सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड से मिलकर बना है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। ग्रहों की संख्या कितनी है? तो कुल 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है, ये भी याद रखिए। और शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, सांझ का तारा कहा जाता है, भोर का तारा कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, छोटी छोटी बातें हैं जिनसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है जेम्स मिल ने 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया। और बी में लिखा है इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों
प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा। निम्न में सही विकल्प चुनिए। तो ये जब मैंने हिस्ट्री पढ़ाई तो डिटेल में आपको पढ़ाया था, आपको याद भी होगा। तो जेम्स मिल ने 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को 3 भागों में प्रकाशित किया था और इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों, कौन कौन से थे वे 3 काल, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में विभाजित किया था। तो ए तो बिल्कुल सही है, लेकिन बी गलत है, क्योंकि इसमें लिखा है कि प्राचीन, मध्य और आधुनिक, जबकि उन्होंने किस में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। तो ए सही है, बी गलत है, यानी आपका तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, अलग से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी है, तो आपको याद रखना है जेम्स मिल ने 1817 में इसे प्रकाशित करवाया था 3 भागों में, और तीनों भागों के नाम भी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। लिखा है, पहाड़ों में रेल मार्गों का निर्माण आसान होता है। दूसरा है, पहाड़ महाक्षयित हैं। तीसरा है, पहाड़ी लोग रेल मार्गों को बना रहे हैं। और चौथा है, इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। तो अब आपको बताने हैं कि कौन से विकल्प सही हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों में रेल मार्ग का विस्तार करना बहुत कठिन बात है, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ इलाके होते हैं, खड़ी खड़ी ढलान होती है। तो यहाँ पर रेल मार्गों का विस्तृत निर्माण हो रहा है, क्योंकि इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, तभी तो ये संभव हो सका है। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। कथनों ए और बी को ध्यान से पढ़ें। 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी समाप्त हो गई। तो 1770 में भारत के बंगाल क्षेत्र में एक विनाशकारी अकाल पड़ा था, और उस समय ये जो क्षेत्र है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन था, और इस अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला था। ये सही बात है, पहला कथन सही है। और इस अकाल से बंगाल की 1/3 आबादी समाप्त हो गई थी, ये भी सही है। ए और बी दोनों ही सही लिखे हुए हैं, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा तो 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ा था, और उस समय ये क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था, और इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी समाप्त हो गई थी। दोनों ही कथन बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, ए और बी दोनों ही सही हैं, तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए।
इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं। यह बेसिन उपोष्ण में स्थित है। इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। इस बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। तो इसमें बताने हैं कौन से विकल्प सही हैं। तो इसमें जो पहला लिखा हुआ है कि इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं, ये गलत है, क्योंकि इस क्षेत्र में शंकुधारी वन नहीं बल्कि पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का मिश्रण है। शंकुधारी वन यहाँ पर नहीं उगते, तो इसमें पहला गलत हो जाता है। यह बेसिन उपोष्ण में स्थित है, सही है। इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है, सही है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है, ये भी सही है। बी सी डी इसमें सही है, तो दूसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, बी सी और डी। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है गेहूं एवं जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान में मिले हैं। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला है गारो हिल्स, दूसरा है मालाबार हिल्स, तीसरा है सुलेमान और किर्थर हिल्स और चौथा है नीलगिरी हिल्स। तो गेहूं एवं जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले हैं सुलेमान और किर्थर हिल्स में। तीसरा विकल्प इसमें सही है। तो यह जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का हिस्सा था जहां नवपाषाण क्रांति हुई, जो खानाबदोश शिकार और सभा से स्थायी कृषि समुदायों में एक महत्वपूर्ण संक्रमण का प्रतीक था, जो मानव इतिहास में एक आधारशिला थी। तो ये आपको याद रखना है। और वर्तमान में ये जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान में है, ये भी आपको याद रखना है। अब ये जो और विकल्प लिखे हुए हैं, गारो हिल्स, तो ये भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मेघालय पठार का हिस्सा है। दूसरा लिखा है मालाबार हिल्स, तो मालाबार पहाड़ियाँ जो हैं भारत के पश्चिमी भाग मुंबई में स्थित हैं और अपने समृद्ध आवासीय क्षेत्र और प्राकृतिक सुंदरता के लिए ये जानी जाती हैं। नीलगिरी हिल्स, तो ये जो पहाड़ियाँ हैं भारत के दक्षिणी भाग में स्थित हैं और ये अपनी समृद्ध जैव विविधता और चाय बागानों के लिए जानी जाती हैं। तो ये विकल्प जो लिखे हुए हैं इनके बारे में भी आपको जानना आवश्यक था। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी दो गैसें हैं। पहला विकल्प है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, तीसरा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और चौथा है ओजोन और हीलियम। तो वायुमंडल का अधिकांश जो गैसें हैं वह हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। कितने कितने प्रतिशत हैं, तो नाइट्रोजन 78% पाई जाती है वायुमंडल में और ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है कथनों ए और बी को ध्यान से पढ़ें। वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई। वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था। अब इसमें जो सही है वह बताना है। तो वेद समाज की स्थापना 1864 में हुई, ये सही है। और बी में लिखा है कि वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था, तो ये गलत है। तो ये जब आर्य समाज से प्रेरित नहीं था तो फिर किससे प्रेरित था, तो वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था। तो बी गलत इसमें है, ए सही किंतु बी गलत, यानी तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है
1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई? पहला विकल्प है 20 वर्ष तथा 18 वर्ष, दूसरा है 18 वर्ष तथा 16 वर्ष, तीसरा है 21 वर्ष तथा 18 वर्ष और चौथा है 17 वर्ष तथा 15 वर्ष। तो 1929 बाल विवाह निषेध अधिनियम के अनुसार पूछा गया है कि विवाह की आयु कितनी रखी गई थी। तो इसमें लड़के की आयु रखी गई थी 18 वर्ष और लड़की की 16 वर्ष। तो बी विकल्प इसमें सही हो जाता है। ये आपको याद रखना है, ये मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया भी था। तो इन आयु सीमाओं की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि शादी में प्रवेश करने से पहले लड़कियां और लड़के दोनों शारीरिक और मानसिक परिपक्वता के एक निश्चित स्तर पर पहुंच गए हों, जिससे उनके स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा हो सके। इसीलिए ये उम्र सीमा तय की गई थी। वर्तमान में कितनी है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है भारत और बांग्लादेश पटसन यानी जूट के अग्रणी उत्पादक हैं। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए। लिखा है यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। दूसरा लिखा है इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। तीसरा है इसे निम्न तापमान और निम्न वर्षा की आवश्यकता होती है। और चौथा है इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है, ये सही है। इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। इसे निम्न तापमान और निम्न वर्षा की आवश्यकता होती है, ये गलत है। उच्च तापमान की आवश्यकता होती है और भारी वर्षा की इसे आवश्यकता होती है, निम्न वर्षा की आवश्यकता नहीं है इसे। तो इसमें डी सही है, इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। ए सही है, बी सही है और डी सही है। तो ए बी डी सही है, यानी दूसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। और इस तरह की परिस्थितियां भारत और बांग्लादेश में होती हैं, इसीलिए यहाँ पर जूट भारी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसे बहती है? पहला विकल्प है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति। दूसरा है निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति। तीसरा है संगणित वायु की गति और चौथा है पौधों और जीव जंतुओं की गति। तो पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, तो पवन कैसे बहती है? तो यह उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गति करती है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो उच्च दबाव वाले क्षेत्र कैसे होते हैं? तो ये आमतौर पर ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां वायु ठंडी और घनी होती है, जिससे वायु नीचे गिरती है, जबकि कम दबाव वाले क्षेत्र गर्म होते हैं, जिससे हवा ऊपर उठती है। तो ये भी आपको याद रखना है, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि? पहला विकल्प है यह स्थल रुद्ध है। दूसरा है यह महासागरों से घिरी है। तीसरा है दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है और चौथा है यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। तो पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है क्योंकि यहाँ पर दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। सी विकल्प इसमें सही है। और यह भूमध्य रेखा के पास का
क्षेत्र है जो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के बीच स्थित है। तो तीसरा विकल्प इसमें सही है कि वर्ष के कुछ निश्चित समय में इस क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर मध्याह्न का सूर्य बिल्कुल सिर के ऊपर होता है। तो इसीलिए ऐसा होता है कि यहाँ पर अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं? पहला विकल्प है ग्लोब पर डिजाइन बनाने के लिए, दूसरा है पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए, तीसरा है ग्लोब को सुंदर बनाने के लिए और चौथा है ये पृथ्वी पर हल रेखाएं हैं तथा पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं को इंगित करती हैं। तो ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। और ये रेखाएं क्यों खींची गई हैं? पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अक्षांश और देशांतर क्या है? तो क्षैतिज रेखाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं, ये अक्षांश रेखाएं हैं। और लंबवत रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर चलती हैं, ये देशांतर रेखाएं हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी इसमें 3 सही लिखे हुए हैं HSRA के बारे में और एक गलत है। जो गलत है वही बताना है। पहला लिखा है, भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इसकी स्थापना की थी। दूसरा विकल्प है 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इसकी स्थापना हुई। तीसरा है 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई। और चौथा है HSRA के सदस्यों ने सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। तो भगत सिंह और उनके क्रांतिकारियों ने इसकी स्थापना की, ये बिल्कुल सही है। और 1928 में फिरोज शाह कोटला में इसकी स्थापना हुई, ये भी सही है। 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई, ये गलत है। और HSRA के सदस्यों ने सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। तो भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, ये इन लोगों ने क्या किया था? लाला लाजपत राय की मौत के प्रतिशोध के रूप में 1928 में लाहौर में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी। तो ये भी सही लिखा हुआ है। लेकिन 1928 में पंजाब में अमृतसर में इसकी स्थापना हुई थी, ये गलत है। और गलत ही पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, पेरिया पूर्णम एक तमिल कृति हमें किसके बारे में जानकारी देती है? पहला है राजाओं और रानियों के बारे में, दूसरा है विद्वानों और कवियों के बारे में, तीसरा है साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में और चौथा है सिपाहियों और सैन्य जनरलों के बारे में। तो पेरिया पूर्णम एक तमिल कृति है। यह साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में जानकारी देती है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। इसे तिरुट्टोतार पुराणम के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और 12वीं शताब्दी में सेकिंजर द्वारा रचित एक तमिल काव्य कृति है। सेकिजर याद रखना है, सेकिजर। और यह शैव साहित्य संग्रह का एक हिस्सा है जो और 59 नयनारों के जीवन का वर्णन करता है जो भगवान शिव के अनुयायी थे। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, प्रेयरी को विश्व का
धन्यागार भी कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। लिखा है यहाँ लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते। दूसरा है यहाँ लोग बहुत परिश्रमी हैं। तीसरा है कृषि वैज्ञानिक विधियों का कृषि की वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग किया जाता है। और चौथा है इस प्रदेश में वर्षा की कमी है। अब सही विकल्प इसमें बताना है। तो यहाँ के लोग बहुत परिश्रमी हैं, ये सही है। और कृषि की वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। इस प्रदेश में भरपूर मात्रा में वर्षा होती है, यहाँ लिखा है वर्षा की कमी है, तो ये गलत है। और यहाँ प्रौद्योगिकी का प्रयोग नहीं करते, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ कृषि की वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। बी और सी इसमें सही है, तो दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है अभिकथन तथा कारण को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन है दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। और कारण दिया गया है, कारण में लिखा है वह व्यवसायी और प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। अब इसमें सही विकल्प बताना है। तो दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, ये गलत है। क्योंकि दादा भाई नौरोजी को 3 बार 1886, 1893 और 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, तो ये गलत हो गया। अभिकथन जो है वो गलत है। कारण दिया गया है वह व्यवसायी और प्रचारक थे, लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे, ये कथन सही है। तो ए गलत किंतु आर सही, तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, जिसकी वजह है। पहला विकल्प है भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्चता। दूसरा है भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तीसरा है न्यायिक सक्रियवाद। और चौथा है भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित लोकतांत्रिक मूल्य। तो भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून के शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, इसकी वजह है भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ब्रंसोथ पर्वत है। पहला विकल्प है हिमालय पर्वत। दूसरा है अपलेशियन पर्वत। तीसरा है यूराल पर्वत। और चौथा है वासजेस पर्वत। तो ब्रंसोथ पर्वत क्या होते हैं? तो इन पर्वतों का निर्माण भूपर्पटी में प्राकृतिक दोषों के कारण होता है और तन्यता बलों द्वारा बढ़ाया और खींचा जाता है, तो ये भ्रंशोत्थ पर्वत कहलाते हैं। इसमें जो वासजेस पर्वत है ये भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण है, तो चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है।
कथन बी लिखा है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, कथन ए सही है। और चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है और इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। तो ए और आर दोनों ही सही हैं, सॉरी, ए और बी दोनों सही हैं और बी ए की सही व्याख्या भी है। तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है कायांतरित सेल के बारे में नीचे दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं। कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा में बनाते हैं। संगमरमर एक कायांतरित सेल है। तो सेलें 3 प्रकार की हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। आग्नेय सेल तब बनती है जब मैग्मा ठंडा हो जाता है और क्रिस्टलीकृत हो जाता है। अवसादी सेल यह पदार्थों के जमाव और तलछट के जमने से बनता है और कायांतरित सेल यह तब बनता है जब गर्मी और दाब के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानें बदल जाती हैं। तो संगमरमर है, नाइस है, ये सभी कायांतरित सेल हैं। तो ए, बी, सी तीनों ही सही लिखे हुए हैं, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं। पहला विकल्प है मध्यमंडल, दूसरा है वायुमंडल, तीसरा है बहिर्मंडल और चौथा है समताप मंडल। तो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के मध्यमंडल में आकर जल जाते हैं, पहला विकल्प इसमें सही है। तो मध्यमंडल जो है समताप मंडल के ऊपर स्थित होता है और वायुमंडल के नीचे होता है, तो ये आपको याद रखना है। सबसे जो निचली परत है वह क्षोभ मंडल है, उसके बाद समताप मंडल है और समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है, तो ये आपको याद रखना है। ओजोन परत जो है सूर्य से परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। पहला है लोगों के आवागमन से, दूसरा है घरों की पास पास बसावट से, तीसरा है एक छोटे घर के पौधे रखने के कृत्रिम अहाता से और चौथा है ऐसा स्थान जहां बस्तियां विकसित होती हैं। तो ऋतु प्रवास जो है लोगों के आवागमन से जुड़ा हुआ है, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो ऋतु प्रवास एक प्रकार के पशु चारण या घुमंतु होते हैं जो कि निश्चित रूप से गर्मी और सर्दियों के चरागाहों के बीच पशुधन का समयानुकूल संचलन करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है स्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। लिखा है ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। ये पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। तो स्थायी पवनें जो हैं वर्ष भर एक निश्चित दिशा में चलती रहती हैं और स्थायी पवन महाद्वीपों और महासागरों पर बड़े पैमाने पर उड़ती हैं और इनके उदाहरण हैं पश्चिम, पूर्वी और व्यापारिक पवनें। तो ये दोनों ही कथन सही लिखे हुए हैं, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ए और बी दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है ब्राजील के कंपोज और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण हैं। पहला विकल्प है शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल के, दूसरा है टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के, तीसरा है उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के और चौथा है भूमध्य सागरीय वनस्पति के। तो ब्राजील के कंपोज और वेनेजुएला के लानोस उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के उदाहरण हैं, तीसरा विकल्प इसमें सही है।
अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। तो जलवायु दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है, ये गलत है, क्योंकि जलवायु जो है लंबी अवधि में सामान्य मौसम की स्थिति को संदर्भित करता है। तो ये तो गलत हो गया। और किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई व उच्चावच पर निर्भर करती है, ये भी गलत है, क्योंकि किसी स्थान की जलवायु उसके अक्षांश, महासागरीय धाराओं, उन्नयन, राहत, प्रचलित हवाओं आदि से प्रभावित होती है। तो ये भी गलत है। ए और बी दोनों ही गलत लिखे हुए हैं। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। लिखा है यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। पहला है बायोगैस, दूसरा है प्राकृतिक गैस, तीसरा है भूतापीय ऊर्जा और चौथा है मोम। तो यह परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है और तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो ये प्राकृतिक गैस है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। प्राकृतिक गैस जो है एक परंपरागत और गैर नवीकरणीय स्रोत है, क्योंकि यह एक सीमित मात्रा में मौजूद है और यदि एक बार समाप्त हो गया तो फिर इसे दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता। और यह ऊर्जा का स्रोत तब निकलता है जब कच्चे तेल को सतह पर लाया जाता है। तो दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? पहला है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है अंटार्कटिका, तीसरा है यूरोप और चौथा है एशिया। तो भारत का शोध संस्थान मैत्री अंटार्कटिका में स्थित है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। भारत के 3 शोध संस्थान अंटार्कटिका में हैं। पहला दक्षिण गंगोत्री, जो 1991 में छोड़ दिया गया था, बर्फ में दब गया था इसलिए वो छोड़ दिया गया। और एक मैत्री है और भारती है। तो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। तो दक्षिण गंगोत्री छोड़ दिया गया है, मैत्री और भारती कार्यरत हैं। तो आपको ये याद रखना है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? लिखा है ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। दूसरा है इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। तीसरा है ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं और चौथा है सभी खनिज अधात्विक होते हैं। तो इसमें जो सही नहीं है वह बताना है। तो सभी खनिज अधात्विक होते हैं, ये गलत है और गलत ही पूछा गया है। सभी खनिज जो हैं अधात्विक नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ खनिजों में धातु के गुण भी होते हैं। तो इसीलिए चौथा इसमें सही नहीं है। चौथा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो चलिए मिला लेते हैं। लिखा है नर्मदा घाटी, तो इसे मिलाएंगे दूसरे से आखेट और संग्रहण। वज्जी, इसे मिला देंगे पहले से आरंभिक गणतंत्र। गारो पहाड़ियाँ, इसे मिलाएंगे पांचवें से आरंभिक कृषि से। और गंगा घाटी, इसे मिला देंगे तीसरे से लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर। और सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ प्रथम नगर, इसे चौथे से मिला देंगे। तो ए का दूसरा, बी का पहला, सी का पांचवा, डी का तीसरा और ई का चौथा। तीसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं।
नीचे दो कथन ए और बी भारतीय इतिहास की तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। कथन ए दिया गया है, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। कथन बी दिया गया है, लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। अब इसमें बताना है कि कौन सही है। तो इसमें कथन ए है ये गलत है क्योंकि हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है, ये गलत है क्योंकि ये उपयुक्त नहीं है। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है, तो ये गलत है। लेकिन बी सही लिखा हुआ है, लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। ए गलत लेकिन बी सही, तो इसमें आपका चौथा विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दो कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है। कथन ए है, कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। कथन बी है, राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। अब इसमें बताना है कौन से सही हैं। तो इसमें कथन तो दोनों सही हैं, लेकिन जो कथन बी है वह ए की सही व्याख्या नहीं है, तो दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्योंकि कालीघाट के जो कलाकार थे इन्होंने अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया, पश्चिमी आदतों को अपनाया, साहिबों की तरह कपड़े पहने, सिगरेट पी, पश्चिमी बाबू भ्रष्ट पुजारी की आलोचना की और औरतों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी। तो इसीलिए पहला इसमें सही है। और कालीघाट के कलाकारों के धार्मिक चित्रों का इस्तेमाल राष्ट्रवादी विचारों को व्यक्त करने और ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों को प्रेरित करने के लिए किया गया, तो इसीलिए कथन तो दोनों ही सही हैं, लेकिन जो बी है वह एक ही सही व्याख्या नहीं है, इसीलिए दूसरा विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। पहला विकल्प है सरकारी संस्थानों में, दूसरा है एक निश्चित फीस लेकर, तीसरा है साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे, और चौथा है वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए। तो ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था, वर्ष भर पढ़ाया जाता था, लेकिन जब फसल की कटाई होती थी उस समय बच्चों को छुट्टी दी जाती थी क्योंकि वे खेतों में काम करते थे। तो तीसरा विकल्प इसमें सही है। और फिर जब फसलों को संग्रहित कर लिया जाता था तो फिर से कक्षाएं शुरू हो जाती थी, तो इसीलिए तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए दो कथन ए और बी 18 और 19वीं शताब्दियों में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय संदर्भ में है। कथन ए लिखा है, 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। और कथन बी है, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। तो इसमें बताना है कौन सही है और कौन गलत। तो 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे, ये गलत है। लेकिन प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था, ये सही है। ए गलत किंतु बी सही, तो चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है BCE का तात्पर्य है। पहला विकल्प है बिफोर क्रिश्चियन एरा, दूसरा है बिफोर कॉमन एरा, तीसरा है बिफोर सीजर एरा और चौथा है बिफोर कंटेम्पररी एरा। तो BCE का तात्पर्य है बिफोर कॉमन एरा, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है,
हम यह आज कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग थे? पहला विकल्प है उस समय की कृतियों में हमें इन पक्षियों का विविध लेख मिलता है। दूसरा, महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। तीसरा विकल्प है शुतुरमुर्ग पर मौखिक स्मृतियां हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित हैं। और चौथा है विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में इनका वर्णन है। तो हम लोग आज जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग थे, क्योंकि महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके मिले हैं, तो इसीलिए दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। दूसरा है जंगलों का विनाश हो गया। तीसरा है सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई। और चौथा है संभवतः नदियां सूख गईं। तो इसमें कारण बताने हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हो गया। तो ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, जंगलों का विनाश हो गया और संभवतः नदियां सूख गईं। लेकिन सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ जाने से पूरी सभ्यता का पतन नहीं हो सकता है। तो ए बी डी इसमें कारण सही है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत पहला विकल्प है मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई गई। दूसरा है बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। तीसरा है बोधिसत्वों को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान प्राप्ति करना बाकी था। और चौथा है मूर्तिकला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ। तो बौद्ध धर्म जो है इसकी जो स्थापना है गौतम बुद्ध ने की थी, और गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें बोध गया में हुई थी और इनका परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। तो गौतम बुद्ध से आपको इतनी बातें याद रखनी हैं। अब प्रश्न में क्या पूछा गया है कि महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत, तो महायान बौद्ध धर्म को बौद्ध धर्म के इतिहास में एक प्रमुख घटना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसकी उत्पत्ति उत्तरी भारत में हुई। लगभग 1900 साल पहले बौद्ध धर्म का एक नया रूप सामने आया जिसे महायान बौद्ध धर्म कहा गया। महायान संस्कृत को अपनी मुख्य भाषा के रूप में उपयोग करते हैं और मठवासी अनुयायी सभी संवेदनशील प्राणियों की मुक्ति के लिए कार्य करते हैं, करुणा दर्शाते हैं। तो महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी। दूसरा विकल्प इसमें सही है। और इन आधुनिक मूर्तियों को कहाँ बनाया गया? मथुरा और तक्षशिला में। तो ये भी आपको याद रखना है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है? पहला विकल्प है उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा। दूसरा है गंगा के मैदानी इलाके के घने जंगलों वाले क्षेत्र को पहली बार पैठा गया। तीसरा विकल्प है दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। और चौथा है अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाए। तो जलाल उद्दीन फिरोज खलजी द्वारा स्थापित खलजी वंश ने 1290 और 1320 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्सों पर शासन किया। लेकिन दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। तो तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन कथन गलत हैं? पहला विकल्प है समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है।
दूसरा है अधिकांश जनजाति समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है। तीसरा है जनजाति लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है। और चौथा है जनजाति समाज अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा है। तो इसमें जो आदिवासी लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में जो गलत है वह बताना है। तो दूसरा विकल्प इसमें गलत है कि अधिकांश जनजाति समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है, जबकि जनजाति समूहों के पास कोई भी लिखित दस्तावेज नहीं है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। और भारतीय संविधान में अनुसूची 5 के तहत भारत में जनजातीय समुदायों को मान्यता दी गई है, ये भी आपको याद रखना है। और इन लोगों के पास कोई लिखित दस्तावेज नहीं था। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया? पहला विकल्प है ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर, ताकि भारतीय मामलों को बेहतर ढंग से संभाला जा सके। दूसरा है अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती करके। तीसरा है भूमिहीनों तथा किसानों की रक्षा के लिए नीतियां बनाकर। और चौथा है तुष्टीकरण तथा संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करके। तो 1857 का विद्रोह जब हुआ था तो इसका मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा भारतीय लोगों का शोषण था। बंगाल में 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद औपचारिक रूप से स्थापित ब्रिटिश शासन ने भारतीयों के व्यय पर ईस्ट इंडिया कंपनी के खजाने को भरने के लिए प्रयास किया। और जब 1857 की क्रांति हुई तो इसके बाद अंग्रेजों ने भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सारे अधिकार थे वो ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए गए, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। उन्होंने गोरखा, सिखों, पठानों को सेना के अधिकांश सैनिकों के रूप में भर्ती करने का निर्णय लिया। उन्होंने भारतीय सैनिकों के अनुपात को कम किया और सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या में वृद्धि की, ताकि लोगों को विद्रोही बनाने का कोई मौका न रहे। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? पहला विकल्प है मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव। दूसरा है प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया। दूसरा है जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। और चौथा है जनता को मतदान का अधिकार। तो सबसे पहले तो प्रतिनिधि लोकतंत्र जानना आवश्यक है। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र एक प्रकार का लोकतंत्र है जिसमें सभी योग्य नागरिक उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकारियों का निर्वाचन करने के लिए वोट करते हैं। अब इसमें जो विशेषता नहीं है वह बतानी है। तो निर्णय लेने में यानी जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता तीसरा इसमें विशेषता नहीं है, तो तीसरा विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषताएं होती क्या हैं? लोगों को मताधिकार, राजनीतिक दलों का अस्तित्व, स्वतंत्र और निष्पक्ष नियमित चुनाव, निर्वाचन के माध्यम से प्रतिनिधियों को चुनना, बहुमत के आधार पर निर्णय पहुंचाना, प्रतिनिधियों के हाथों में निर्णय लेने की क्षमता। लेकिन जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता नहीं होती। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? पहला विकल्प है लद्दाख, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है सिक्किम और चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो छोटा तिब्बत लद्दाख को कहा जाता है, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में अपील प्रणाली या पौनर्वादिक प्रणाली किसे कहते हैं? पहला विकल्प है न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान, दूसरा है न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान, तीसरा है राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च प्राधिकारी के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान, और चौथा है निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में
अपील का प्रावधान। तो अपीली अदालतें क्या होती हैं, सबसे पहले आपको ये जानना आवश्यक है। तो अदालतें न्यायालयिक प्रणाली का हिस्सा होती हैं जो उन अपीलों की सुनवाई के लिए जिम्मेदार हैं जिसकी सुनवाई पहले ही सुनवाई के स्तर या अन्य किसी निचली अदालत में हो चुकी है। अब इसमें कौन सा विकल्प सही है? चौथा विकल्प इसमें सही है, निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। तो अपीली अदालतें वही होती हैं जिस केस की सुनवाई किसी अदालत में हो चुकी होती है और उसे उच्च न्यायालय में लाया जाता है, यानी निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान किया जाता है, तो वही अपीली अदालत होती है। तो चौथा विकल्प इसमें सही है, यही अपीली प्रणाली या पुनर्वादिक प्रणाली कहलाती है। तो चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? पहला है यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। दूसरा है इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। तीसरा है यहाँ कोयला एवं लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है। और चौथा है इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद हैं। तो इसमें प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है पूछा गया है। तो जो प्रायद्वीपीय पठार है ये पृथ्वी के सबसे पुराने भूभागों में से एक है। प्रायद्वीपीय पठार अत्यधिक असमान सतह के साथ आकार में त्रिकोणीय भी है और इनका निर्माण गोंडवाना भूमि के टूटने और बहने के कारण हुआ है। तो ये सबसे पुराने भूभाग हैं और इसमें जो प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है वह चौथा विकल्प है कि इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद हैं। ये प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में गलत है। क्योंकि ये गलत क्यों है? क्योंकि इसमें लिखा है पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद हैं। तो महानदी और कृष्णा नदियाँ पश्चिम की ओर नहीं बहती हैं, ये पूर्व की ओर बहती हैं, इसीलिए ये चौथा गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो पश्चिम की ओर कौन सी नदियां बहती हैं, ये भी तो जानना आवश्यक है। तो नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं अब, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? पहला है अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा है यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क विषुवत तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं। तीसरा है गोबी मरुस्थल इस महाद्वीप में स्थित है। और चौथा है इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे एशिया से अलग करता है। तो अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जो सही है वह बताना है। तो यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क विषुवत तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं, ये सही है। तो यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखाएं गुजरती हैं। तो दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाता है। अब इसमें जो 3 विकल्प लिखे हुए हैं, ये जो गोबी मरुस्थल है ये मध्य एशिया क्षेत्र में स्थित है और यूरोपीय महाद्वीप के पश्चिम में यूराल पर्वत है। तो इसीलिए तो ये गलत है, इनमें गलत लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है क्योंकि? पहला विकल्प है पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। दूसरा है पवन अरब सागर से बंगाल खाड़ी की ओर बहती है। तीसरा है पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की ओर बहती है। और चौथा है पवन स्थल भागों से लौटकर अरब सागर की ओर बहती है। तो भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है क्योंकि पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, इसलिए पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। भारत की जो जलवायु है वह उष्णकटिबंधीय मानसून द्वारा वर्णित की जाती है। भारत में 6 प्रमुख जलवायु के उप प्रकार हैं, तो ये आपको याद रखना है। और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के भागों में शरद ऋतु में इसीलिए वर्षा होती है क्योंकि जो पवन है वह स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहने लगती है। तो पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं,
लिखा है जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है। पहला विकल्प है स्वास्थ्य और सुरक्षा पर एक समान खर्च करना। दूसरा है सुरक्षा बजट पर स्वास्थ्य बजट से ज़्यादा खर्च करना। तीसरा है सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके। और चौथा है सेना के जवानों के स्वास्थ्य पर खर्चा करना। तो जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम कहा गया है सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्चा किया जा सके। तीसरा विकल्प इसमें सही है। कोस्टा रिका जो है मध्य अमेरिका में एक देश है जिसके उत्तर दिशा में निकारागुआ, दक्षिण में पनामा, पश्चिम में प्रशांत महासागर और पूर्व में कैरिबियन सागर है। और कोस्टा रिका की सरकार को आमतौर पर सबसे स्थिर और लोकतांत्रिक सरकार माना जाता है। इसमें पश्चिमी गोलार्ध में सबसे बड़ी साक्षरता दर और एक ठोस शैक्षिक प्रणाली है। और कोस्टा रिका को महाद्वीप के सबसे स्वस्थ देश में से एक माना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये एक देश है, ये भी याद रखना है। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को फिल करना है यहाँ पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की। पहला विकल्प है गाड़ियों में, दूसरा है कार्य स्थलों में, तीसरा है वैवाहिक संबंधों में और चौथा है सड़कों पर। तो 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। पहला विकल्प है विधानसभा के सदस्य, दूसरा है संसद के सदस्य, तीसरा है केंद्र सरकार और चौथा है अटॉर्नी जनरल। तो भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसमें केंद्र सरकार लिखा हुआ है, तो यही विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। पहला है पटवारी, दूसरा है नगर निगम वार्ड काउंसलर, तीसरा विकल्प है भूमि रिकॉर्ड अधिकारी और चौथा विकल्प है लेखपाल। तो ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है पूछा गया है, तो नगर निगम वार्ड काउंसलर या नगर निगम के वार्ड पार्षद ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं होते हैं। बाकी ये जो तीनों लिखे हुए हैं पटवारी, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी और लेखपाल, ये ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी हैं, लेकिन नगर निगम वार्ड काउंसलर नहीं हैं। तो दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी.के. बासु निर्देश क्या हैं। पहला विकल्प है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए निर्देश, दूसरा है बच्चों के हानिकारक रोजगारों से बचाव के लिए निर्देश, तीसरा है घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव के लिए निर्देश और चौथा है गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। तो भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी.के. बासु निर्देश जो हैं गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश हैं। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपको याद रखना है, डी.के. बासु निर्देश से प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा जो प्रक्रियाएं पालन की जाती हैं उन्हीं प्रक्रियाओं से जुड़े हुए निर्देश हैं डी.के. बासु निर्देश। अगला प्रश्न देखते हैं। वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है। पहला विकल्प है अनुसूचित जनजातियां, दूसरा है अनुसूचित जातियां, तीसरा है आर्थिक रूप से पिछड़े। तो वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों को स्वीकारता है। पहला विकल्प इसमें सही है और इसे जनजाति अधिकार अधिनियम और जनजाति भूमि अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। तो इसमें पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं।
द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है। पहला विकल्प है हमारा भारत का संविधान, दूसरा है जनगणना रिपोर्ट 2011, जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण रिकॉर्ड, और चौथा विकल्प है हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक। तो द्वितीयक स्रोत का उदाहरण पूछा गया है, तो चौथा विकल्प इसमें सही है, हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक। अब प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत होते क्या हैं? तो प्राथमिक स्रोत किसी घटना के दस्तावेजों या रिकॉर्डों को संदर्भित करते हैं, और जो द्वितीयक स्रोत होते हैं किसी घटना के दस्तावेजों या रिकॉर्ड का उल्लेख रखते हैं। तो इसमें चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए बी सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला लिखा है इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। और तीसरा है यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। तो इसमें लिखा है पहला कि इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है, तो ये गलत है क्योंकि इसे उत्तर पूर्व मानसून के नाम से जाना जाता है। पहला गलत हो जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है इसे ग्रीष्मकालीन मानसून के रूप में जाना जाता है। तो इसमें शरद ऋतु के संबंध में पूछा गया है, तो इसमें पहला गलत हो जाता है। इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है, तो ये भी इसमें गलत है। और सी में लिखा है कि यह मौसम मानसून के आगे बढ़ने तथा आने का मौसम है, तो ये भी गलत है क्योंकि मानसून के आगे बढ़ने का और आगे आने का जो मौसम है वह होता है ग्रीष्मकालीन मौसम। तो इसमें तीनों ही गलत लिखे हुए हैं, ए बी सी सभी गलत हैं। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये जो लिखे हुए हैं विकल्प ये मानसून के संबंध में सही हैं, ग्रीष्मकालीन ऋतु के संबंध में और इसमें शरद ऋतु के संबंध में पूछे गए हैं, इसीलिए ये तीनों ही गलत हो जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं? पहला है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, दूसरा है नर्मदा एवं तापी, तीसरा है महानदी एवं गोदावरी और चौथा है कृष्णा एवं कावेरी। तो कौन सी नदियां सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। तो यह जो परत है ये मध्य मंडल है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है और जो वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श परत है वह समताप मंडल ही है। तो समताप मंडल के बारे में आपको ये याद रखना है। और ये जो पहचान दी गई है ये मध्य मंडल की है, तो तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। आतपन का संबंध है। पहला विकल्प है वायु दाब के साथ, दूसरा है मौसमी पवनों के साथ, तीसरा है सूर्य ऊर्जा के साथ और चौथा है बहिर्मंडल और उसमें होने वाली गैसों के साथ। तो आतपन का संबंध है सौर ऊर्जा यानी सूर्य ऊर्जा के साथ। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इसमें मिलान करना है, चलिए मिला लेते हैं। शंकुधारी वन, तो
धारी वन जो होते हैं ये नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं, तो ए को मिला देंगे तीसरे से। उसके बाद लिखा है भूमध्य सागरीय वनस्पति, इसे मिला देंगे चौथे से। महाद्वीपों का पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारा, इसे चौथे से मिला देंगे। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो इसे मिलाएंगे दूसरे से। दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष और शीतोष्ण सदाबहार वन, इसे पहले से मिला देंगे। महाद्वीपों का पूर्वी किनारा, तो ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला, यानी दूसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। शंकुधारी जो वन है ये नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष है, इन्हें टैगा भी कहा जाता है और इनमें चीड़, देवदार ये सब वृक्ष आते हैं। भूमध्य सागरीय जो वन है ये यूरोप, अफ्रीका और एशिया में भूमध्य सागर के आसपास क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें भूमध्य सागरीय वनस्पति कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो ये जो है सख्त काष्ठ वाले वृक्षों के रूप में इन्हें जाना जाता है। और शीतोष्ण सदाबहार वन, तो इनमें ओक, पाइन, नीलगिरी जैसे कठोर और नरम दोनों पेड़ शामिल होते हैं, तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है दिए गए कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। कथन ए है सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। कथन बी दिया गया है सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियां, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं। अब इसमें बताना है कौन से सही हैं। तो दोनों ही सही हैं। सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। जलवायु परिवर्तन के कारण ये जो सहारा का रेगिस्तान, सहारा जो है मरुस्थल बन गया, तो ए भी सही है और बी भी सही है, दोनों ही सही लिखे हुए हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है डॉल्फिन के बारे में दिए गए ए, बी, सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के आलावड़ जल में डॉल्फिन पाई जाती है। डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। तो इसमें तीनों ही सही लिखे हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र के आलावड़ जल में डॉल्फिन पाई जाती है। डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। ए, बी, सी सभी सही हैं, तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किनका मिश्रण है। पहला है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है मीथेन और नाइट्रोजन, तीसरा है मीथेन और हाइड्रोजन और चौथा है मीथेन और हीलियम। तो बायोगैस जो है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। लिखा है सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। बी लिखा है समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। अब इसमें सही बताना है। अब इसमें लिखा है कि सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, तो ये तो गलत लिखा है। सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं है, तो ये हो जाता है गलत। बी इसमें सही है, तो ए गलत बी सही, यानी कि पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाता है। अब ए क्यों गलत है? क्योंकि कुछ संसाधनों का तो आर्थिक मूल्य है, लेकिन कुछ जो संसाधन हैं उनका आर्थिक मूल्य नहीं होता, तो इसीलिए पहला इसमें गलत हो जाता है। बी इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। पहला विकल्प है खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन, दूसरा है कोयला, तेल, बायोगैस, तीसरा है जल विद्युत, भूतापी ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा और चौथा है परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत। तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत पूछे गए हैं, तो इसमें पहला विकल्प सही हो जाता है तेल, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन। ऊर्जा के दो प्रमुख स्रोत हैं,
पारंपरिक और गैर पारंपरिक। पारंपरिक क्या होते हैं? इसे ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोतों के रूप में भी जाना जाता है। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं पारंपरिक के? थर्मल पावर प्लांट, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, गैस डीजल पावर प्लांट आदि। और ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत क्या हैं? तो ऊर्जा के इन स्रोतों को ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के रूप में भी जाना जाता है। कौन कौन से हैं? सौर संयंत्र, ज्वारीय संयंत्र, भू थर्मल संयंत्र आदि। तो ये आपको याद रखना है, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान करें, यानी कि मिलान करना है। चलिए मिला लेते हैं। विकास का प्रयोग का स्तर, तो इसे मिला देंगे पहले से। उद्गम, जैव और अजैव, वितरण, सर्वव्यापक और स्थानिक, और भंडार, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। बिल्कुल सही मिले हुए हैं, ये सामने सामने लिखे हैं, तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। कथन बी दिया गया है। हिरन, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। अब इसमें बताने हैं कौन सही है और कौन गलत। तो इसमें कथन ए और बी दोनों ही सही है, लेकिन बी जो है ए की व्याख्या नहीं है, तो इसमें चौथा विकल्प सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं, किंतु ए का कारण भी नहीं है। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब जो समय है वह व्याख्या करने का नहीं है, ये सब मैं पहले ही बता चुकी हूँ, सब पूरा मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है, तो इसीलिए अब जल्दी जल्दी से रिवीजन करवा रही हूँ मैं। अगला प्रश्न दिया गया है। पुरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? पहला है वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। दूसरा है ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं। तीसरा है ये केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं। और चौथा है ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते हैं। तो पुरा स्थलों के संदर्भ में जो सही है वह बताना है। तो पुरा स्थल वे स्थान होते हैं जहां चीजों, उपकरण, बर्तन, भवन आदि के अवशेष पाए गए थे। ये लोगों द्वारा बनाए गए, उपयोग किए गए और छोड़ दिए गए। तो इसमें जो सही है वह बताना है। तो वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, इसमें सही है ये। अब बी क्यों गलत है? लिखा है केवल जमीन के ऊपर, तो इसीलिए ये गलत है, क्योंकि जमीन के अंदर भी कुछ पाए गए, कुछ ऊपर पाए गए। इसमें लिखा है केवल जमीन के अंदर, ये भी गलत है। और लिखा है ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते, ये भी गलत है, क्योंकि ये समुद्र और नदी के तल में भी पाए जा सकते हैं। तो इसमें सिर्फ पहला सही है, तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाता है, केवल ए। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे। पहला है पत्थर की मोहरें, दूसरा है पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र, तीसरा है लोहे से बनी तकलियां, और चौथा है सोने से बने बर्तन। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ये पत्थर की मोहरें बनाते थे और सोने से बने बर्तन। तो ए और डी इसमें सही है, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक महापाषाण कब्र में दो कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। पहला विकल्प है हड्डियों की संरचना, दूसरा है कंकालों के साथ मिले आभूषण, तीसरा है कंकालों के आकार, और चौथा है कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन। तो यदि महिला के कंकाल की पहचान करनी है तो हड्डियों की संरचना देखनी होगी, क्योंकि महिलाओं की हड्डियों की संरचना पुरुषों की हड्डियों की संरचना से अलग होती है। तो इसमें केवल ए इसमें सही होगा, हड्डियों की संरचना। क्योंकि महिलाओं के कूल्हे या श्रोणि क्षेत्र, कूल्हे और श्रोणि क्षेत्र आमतौर पर प्रसव को सक्षम करने के लिए बड़े होते हैं।
तो इसीलिए ये हड्डियों की संरचना देखनी पड़ेगी महिलाओं के कंकाल का अनुमान लगाने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। वेदों की संरचना की शुरुआत, महापाषाण के निर्माण की शुरुआत, इनाम गांव में कृषकों का निवास और चौथा है चरक। इन्हें क्रम से आरोही क्रम में लगाना है, तो ये बिल्कुल क्रम में लगे हुए हैं, ABCD, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के। दूसरा है उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत, अर्कामेडू पत्तन में बसना और चौथा लिखा है संगम साहित्य की रचना की शुरुआत। तो इन्हें क्रम से लगाना है, तो सबसे पहले ये आएगा अर्कामेडू पत्तन में बसना। उसके बाद आएगा संगम साहित्य की रचना की शुरुआत। उसके बाद आएगा लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर राहत सिक्के और फिर आएगा चौथा। तो इस क्रम में आपका CDAB तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। पहले C आएगा, फिर D, फिर A और फिर B। तो तीसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है कथन ए लिखा है चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। कथन B है चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थीं, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थीं। तो इसमें A और B दोनों ही सही लिखे हुए हैं, लेकिन जो B है वह A का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो इसमें चौथा विकल्प सही हो जाएगा। लिखे तो दोनों ही सही हैं, लेकिन B A की व्याख्या नहीं है, इसीलिए चौथा इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। कथन B है उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। तो इसमें बताना है कौन सा सही है। तो इसमें A सही है, लेकिन B गलत है, क्योंकि उनके विचारों से सभी लोग सहमत नहीं होते थे। तो A सही किंतु B गलत, तो पहला विकल्प इसमें इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। कथन B है तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। तो इसमें A गलत लिखा हुआ है कि रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। ऐसा रजिया ने नहीं किया, तो ये गलत है। लेकिन B सही है कि तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। तो कथन B सही है, A गलत है, B सही। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान बनी और उस काल के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने माना कि वह अपने सभी भाइयों की तुलना में अधिक सक्षम और योग्य थी। तो ये आपको याद रखना है। और 1240 में रजिया को सिंहासन से हटा दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह कुल के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही लिखे हुए हैं और B एक ही सही व्याख्या भी है। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा सरल हो गया। कथन B है जनजाति समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। तो दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा सरल हो गया, ये तो गलत है।
जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था, ये सही है, क्योंकि जनजातीय समाज में कोई भी विभाजन नहीं था। जिस प्रकार से जो अपना समाज है ये बटा हुआ था वर्गों में, लेकिन जो जनजातीय समाज था ये वर्गों में नहीं बटा था। तो इसमें कथन बी सही है। ए गलत किंतु बी सही, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। कथन भी है बहादुर शाह जफर के 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। तो ए और बी दोनों सही हैं, और बी जो है ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो 1857 का विद्रोह तभी शुरू हुआ जब मुगलों के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर ने अपनी अनुमति दी। उन्होंने देश के विभिन्न प्रमुखों और शासकों को पत्र लिखा कि वे आगे आएं और अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों के एक संघ को संगठित करें। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। लिखा है पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। दूसरा लिखा हुआ है प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद मिली। तीसरा है विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया। और चौथा है प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। तो इसमें जो गलत है वह बताना है। तो इसमें चौथा विकल्प गलत है कि प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। ये गलत है, क्योंकि प्रार्थना समाज ने बौद्ध ईसाई धर्म ग्रंथों की भक्ति की परंपरा का भी पालन किया। तो इसीलिए ये गलत है, इसमें केवल हिंदू ग्रंथों पर लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था। पहला विकल्प है मध्य प्रदेश, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है आंध्र प्रदेश। तो तेलंगाना राज्य पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जब तेलंगाना का विभाजन कर दिया गया और तेलंगाना एक नए राज्य के रूप में सामने आया, तो ये आपको याद रखना है कि ये पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। पहला लिखा है तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण, दूसरा है पवन अपर्दन, तीसरा है मानव निर्मित गतिविधि और चौथा है सैलों का गिरना। तो तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं, तो इनके निर्माण का जो कारण है वह है तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं। निम्नलिखित में से उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। पहला है मध्य तापमान और मध्य वर्षा, दूसरा है भारी वर्षा और उच्च तापमान, तीसरा है निम्न वर्षा और उच्च तापमान और चौथा है मध्य वर्षा और निम्न तापमान। तो सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही उगते हैं। इसका कारण है भारी वर्षा और उच्च तापमान। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। उत्तर ध्रुवी वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 अंश उत्तर में स्थित है। दूसरा है मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। तीसरा है दक्षिण ध्रुवी वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 अंश दक्षिण में स्थित है और चौथा है कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। तो इसमें जो सही है वह बताना है। तो दूसरा विकल्प इसमें सही है, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को कहा जाता है। पहला है विषुवत रेखा, दूसरा है मकर रेखा, तीसरा है
उत्तर ध्रुवीय वृत्त और चौथा है कर्क रेखा। तो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा कहा जाता है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं। दूसरा है यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है। तीसरा है यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। चौथा है यह अंडाकार आकृति में है। अब इसमें सही विकल्प बताने हैं। तो ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं, ये सही है। यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है, ये भी सही है। यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, ये भी सही है। लेकिन यह अंडाकार आकृति में है, ये गलत है। तो ए बी सी इसमें सही है, चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, सही कारण का चयन कीजिए। पहला है उच्च वायु दाब, दूसरा है निम्न वायु दाब, तीसरा है बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना और चौथा है आंधी वाली परिस्थितियां, तेज पवन। तो समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, क्योंकि यह जो मंडल है यह बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। तो बादल और मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं? तो ये क्षोभ मंडल में संपन्न होती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युगलों का सही मिलान कीजिए। इसमें मिलान करना है। तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है, आप लोगों को कई बार बताया है। इसे तीसरे से मिला देंगे। रेडियो प्रेषण, बाह्य वायुमंडल, इसे चौथे से मिला देंगे। मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में संपन्न होती हैं, इसे पहले से मिला देंगे। और पतली वायु बहिर्मंडल में होती है, इसे दूसरे से मिला देंगे। तो ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा, यानी चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि पहला है ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं, दूसरा है अंतर्भौम से गर्म होती हैं, तीसरा है गर्म पानी के झरनों द्वारा गर्म होती हैं और चौथा है भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। तो गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय धारा है क्योंकि ये भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित युगलों का मिलान कीजिए। इसमें भी मिलान करना है। तो स्थानांतरी कृषि, तो इसे मिला देंगे सघन वन वाले क्षेत्र, तीसरे से। वाणिज्यिक अनाज कृषि, इसे मिलाएंगे चौथे से। शीतोष्ण घास के मैदान। गहन निर्वाह कृषि, इसे मिलाएंगे दूसरे से। सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र और चलवासी पशुचारण, तो इसे पहले से मिलाएंगे अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश। तो ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला, तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला है बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती है, दूसरा है सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है, तीसरा है ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है और चौथा है पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है। तो ऊर्जा संसाधनों पर जो गलत है वह बताना है। तो ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है, ये गलत है। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है? पहला है जल मार्ग, दूसरा है रेल मार्ग, तीसरा है वायु मार्ग और चौथा है सड़क मार्ग। तो इसमें पूछा गया है कि अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार के सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता पूछा गया है, तो ये जल मार्ग है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की? पहला विकल्प है अनुच्छेद 19,
दूसरा है अनुच्छेद 21, तीसरा है अनुच्छेद 14 और चौथा है अनुच्छेद 20। तो सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन का अधिकार, निजता का अधिकार, प्रदूषण मुक्त पानी और हवा के अधिकार की व्याख्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के अभिन्न रूप में की। तो दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो इसमें मिलान करना है। लिखा है राजमिस्त्री, यानी मिलान नहीं करना है, इसमें जो सही मिले हुए हैं वह बताने हैं। तो राजमिस्त्री ये दिहाड़ी मजदूर है, ये सही मिला हुआ है। घरेलू कामगार ये अनियमित मजदूर है, ये भी सही है। सब्जी विक्रेता स्वरोजगार, दुकान में सुपरवाइजर व्यवसायी, तो ये गलत है, सिर्फ डी गलत है, ए बी सी इसमें सही मिले हुए हैं। दुकान में जो सुपरवाइजर होता है ये व्यवसायी नहीं होता बल्कि एक कर्मचारी होता है, तो ए बी सी इसमें सही मिले हुए हैं, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है? पहला है पुलिस सेवाएं, न्यायिक सेवाएं, शैक्षिक सेवाएं, निर्माण सेवाएं। तो सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है पुलिस सेवाएं, न्यायिक सेवाएं, शैक्षिक सेवाएं, ए बी सी इसमें सही है, चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। निर्माण सेवाएं जो हैं ये सार्वजनिक लाभ प्रदान करती हैं, लेकिन ये सार्वजनिक सेवाएं नहीं हैं, ये मुख्य रूप से निजी संस्थानों और सरकारों द्वारा प्रदान की जाती हैं, तो इसीलिए इसमें डी नहीं आएगा, ए बी सी इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है 1883 में इल्बर्ट बिल के लागू करने पर विरोध हुआ क्योंकि? पहला विकल्प है भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि इस बिल ने ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दे दी थी। दूसरा है अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। तीसरा है बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया। और चौथा है बिल भारतीय लोगों के प्रति नस्लवादी नजरिया रखता था। तो 1883 में इल्बर्ट बिल लागू किया गया और इसका विरोध जो है ब्रिटिश लोगों ने ही किया। क्यों किया? क्योंकि अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे और बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया था। तो ए बी और सी इसमें सही है, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, बी और सी इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, आखिरी प्रश्न है ये आज का। लिखा है नीचे दो कथन ए और बी खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में हैं। खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में कथन लिखे हुए हैं। लिखा है 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। कथन भी लिखा हुआ है भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तो 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी, ये सही है, लेकिन बी इसमें गलत है। ए सही परंतु बी गलत, तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो वीडियो में मैंने कुल 100 प्रश्न लिए थे। किसी भी प्रश्न में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर डालकर आप लोग लिख सकते हैं। मैं सभी के कमेंट पढ़ती हूँ और सभी को रिप्लाई भी देती हूँ।